हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमावत आप सभी का टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, एसएससी के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं और उन एग्जाम्स के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, उन क्वेश्चनों के ऊपर हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल ईजी तरीके से हम इनको विथ फुली डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट के साथ में हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रखा हुआ है कि यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवर्ती ब्याज पर की जाती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8,192 रुपए की राशि पर 1/4 वर्ष में प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों अभी तक जो आपने कैलकुलेट किए हैं क्वेश्चन, वो किए हैं आपने 2 साल, 3 साल या फिर 2/1/2, 2/1/3, या जहां पे हम कह रहे थे कि जहां पे आपके पास त्रैमासिक होती है, ठीक है, जो कंडीशन होती है वो त्रैमासिक होती है, तिमाही होती है या फिर 6 माही होती है। तो बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, क्या अपनी अप्रोच रहेगी। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं उस सॉल्यूशन के ऊपर गौर कीजिएगा। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। और दोस्तों क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बिल्कुल आसान तरीके से हम सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूँ 5 मासिक चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि जो हमारे को कंडीशन दी गई है, जो हमारे को कंडीशन दी गई है दोस्तों, वो कंडीशन है आपके पास में 5 मंथली। कंडीशन क्या है? 5 मंथली, यानी कि 5 मासिक, ठीक है ना। 5 मासिक आपको अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे, यदि दर अपने को 15% दी हुई है और आपके पास 1/1/4 वर्ष, दोस्तों 1/1/4 वर्ष को आप क्या लिख सकते हो? देखो 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 5/4 वर्ष। यानी कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों वो कितना है? 5/4 ये वर्ष है, ईयर है। और दोस्तों यदि मैं इसे मंथ के अंदर कन्वर्ट करना चाहूं, अगर मैं 5/4 साल को मंथ के अंदर कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना होगा दोस्तों? इस 5/4 को मुझे गुणा करना होगा किससे? 12 से, क्योंकि हम जानते हैं कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 5/4 साल में कितने होंगे दोस्तों? तो 4 से ये कटेगा 3 बार और 5 को 3 से गुणा कर रहे होंगे तो हमारे पास कितने आएंगे? 15 माह। कितने आएंगे? 15 माह। तो दोस्तों आप इसको 15 माह भी कह सकते हो या फिर 5/4 साल भी कह सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। अब उसके बाद में देखिए हमारे को कंडीशन ये दी गई है कि 5 माह है, यानी कि 15 माह है। आपका जो समय है वो 15 महीने है और 15 महीने के अंदर कंडीशन आपको दी गई है कि जो भी आपको ब्याज देना है वो 5 मंथली आपको देना है। अगर 5 मंथली हम ब्याज देंगे दोस्तों तो हमारे को टोटल टाइम जो हमारे को काउंट करेगा, ठीक है ना। तो जो रिक्वायर्ड टाइम होगी वो हमारी दोस्तों कितनी हो जाएगी कि 15 माह में यदि हम हर 5 महीने से अगर देंगे तो हमें टोटल कितना देना पड़ेगा दोस्तों? 3 टाइम हमें देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 3 टाइम हमें देना पड़ेगा, यानी कि 3 बार हमें वो ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप जो काउंटिंग करोगे वो किस पे करोगे दोस्तों? इस 3 साल के ऊपर काम करोगे, ठीक है ना। मतलब इस 3 बार जो पहले ब्याज आप 1 साल में दे रहे थे दोस्तों, वो आपको इन 15 महीनों में हर 5 महीने से देना पड़ेगा। तो टोटल कितने टाइम आपको देना होगा? 3 टाइम देना होगा, मतलब 3 बार आपको ब्याज देना होगा, ठीक है ना। तो अभी आपके पास जो रिक्वायर्ड टाइम है वो कितनी है? 3 है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं, टाइम तो आगे हमारे पास, हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दर का ध्यान रखना, आपके पास 15% दी हुई है। दर हमेशा एनुअल होती है, वार्षिक होती है। अच्छा, दर को यदि मैं मंथ के अंदर कन्वर्ट करूंगा दोस्तों, अगर दर को मैं मंथ के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 12 का भाग देना होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? 12 का भाग देना होगा। अच्छा, 12 का तो भाग दे दिया, लेकिन दोस्तों हमारे पास कंडीशन की है 5 मंथली। तो इसको यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई और कर दूं दोस्तों, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? तो देखो 3 से दोनों कट रहे हैं, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 5 को 5 से गुणा किया तो 25% बटे कितना आ जाएगा अपने पास? 4 आ जाएगा। 25/4% को दोस्तों आप क्या कह सकते हो? 1/16 भी कह सकते हो। तो 25/4 का फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? 1/16 भी आप कह सकते हो या 25/4% भी आप कह सकते हो। तो अब दोस्तों जो हमें काम करना है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में जो हमें काम करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया गया है आपको? 8,992 रुपए दिए गए हैं, ठीक है। और अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपके पास 3 साल हो गया, यानी कि 3 टाइम आपको
आपको इंटरेस्ट देना होगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो ये कितना आ गया 25/4% यानी कि 1/16 आ गया। अब दोस्तों कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसमें इस प्रकार से रहेंगे कि आपने 15% लिया है तो यहाँ पे 12 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एनुअल होता है, वार्षिक होता है। अगर मुझे मंथ के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम हमने मंथ लिया है, ठीक है ना, कंडीशन हमें मंथली दी हुई है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था इसे हम मंथली कन्वर्ट करेंगे तो 12 का भाग देना होगा, और आपके पास जो कंडीशन है वो कितनी दी गई है 5 मंथली, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आ जाएगा 25/4 यानी कि 1/16। अब हम क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं, जो हमारा एक्चुअल लॉजिकली क्वेश्चन है कि जब मैंने बताया था कि यदि आपको 3 इयर्स के लिए निकालना है तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो दोस्तों। 3 इयर्स के लिए हमारे पास रेशियो कितना होगा 3:1, ठीक है ना, 3:3:1। ये आप बाई फॉर्मूला भी कर सकते हो और इस शॉर्ट कॉन्सेप्ट से भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में हमारे को प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया गया है 8,192 रुपए, तो यहाँ पे हम रखेंगे 8,192 रुपए, यहाँ पे हम रखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। और दोस्तों सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/16, 25/4% निकाल दो या 1/16 निकाल दो, बात एक ही है, तो हम इसका निकालेंगे 1/16। तो यदि मैं इसको 1/16 से गुणा कर रहा हूँगा तो हमारे पास जो ये पहली वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, ये क्या निकल के आएगी, तो देखो 16 पंजे कितने होते हैं 80 होते हैं, ठीक है, 16 एकम 16 और 16 दूना 32 होता है, ठीक है। इसके बाद में फिर से हमें क्या करना है, इसका 1/16 हमें कर देना है, क्योंकि यहां से जब हम बात करेंगे तो 16 × 48 होता है और 16 दूना 32 होता है। फिर यहां से दोस्तों अगर मैं 1/16 फिर से कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, अपने पास 2 निकल के आ जाएगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां से निकालेंगे तो 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपके पास 1536 आपके पास पहली कैलकुलेशन का रिजल्ट आया। 32 को 3 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब दोस्तों लास्ट में आपको इन सभी को क्या कर देना है, बस ऐड कर देना है, लास्ट में सभी को ऐड कर देना है। तो जब हम इनको ऐड कर रहे होंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 और 2 8, 8 और 6 कितने होते हैं 14, बच गया कितना 1, 9 और 1 10, 10 और 3 कितने होते हैं 13, ठीक है। उसके बाद में 5 और 1 6 और यहाँ पे बच गया 1 यानी कि 1634। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा 1634 होगा। क्योंकि दोस्तों आज तक आपने जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि अर्धवार्षिक कंडीशन दे देती है, त्रैमासिक कंडीशन देता है, लेकिन क्वेश्चन जो अपडेट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कहा गया है कि 5 मासिक यानी कि 5 मंथली अब आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो उसके लिए कंडीशंस इस प्रकार की होंगी और इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना दोस्तों वो कितना बना 1634, जो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से गिवन है। आई होप दैट आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर इसी प्रकार की पाई चार्ट्स आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको थोड़ा गौर से पढ़ना है आपको कि आयत किसी चित्र विद्यालय में 12th के जो स्टूडेंट्स हैं इनका वजन आपको दर्शाया गया है। माना कि 50 किलोग्राम से कम वजन वाले छात्रों की संख्या x है और 60 किलोग्राम या उससे अधिक वजन वाले छात्रों का जो वेट है वो कितना है, छात्रों की संख्या y है। तो आपको निकालना है x अनुपात y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, मतलब 50 से कम, 50 से कम कितने स्टूडेंट है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास वेट है, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो 50 का वेट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 45 एंड 20, तो अगर मैं बात करता हूँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 + 20, ये तो हमारे पास हो गए x के स्टूडेंट, ठीक है ना, यानी कि 50 किलोग्राम से कम वेट के हो गए। और अगर मैं y की बात करता हूँ, y की बात यानी कि अगर हम बात करते हैं 60 किलोग्राम या उससे ऊपर, तो ध्यान दीजिएगा 60 किलोग्राम यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब 60 किलोग्राम से ऊपर के कैंडिडेट कितने हो गए, या तो 60 किलोग्राम होगा, तो देखो 55 से 60 के बीच में तो ये हैं और 60 या 60 से ऊपर के बीच में ये हैं, तो आपके पास 40 और 5 टोटल कितने हो गए 45। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 40 स्टूडेंट प्लस उसके बाद में 5 स्टूडेंट, ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो 60 किलोग्राम या उससे ऊपर के वेट के हैं, ठीक है ना दोस्तों, 40 किलोग्राम या उससे ऊपर के वेट के हैं। बात क्लियर हो गई सभी को। तो चलो फिर आगे बात करते हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं इनको ऐड करता हूं, तो 45 और 20 कितने हो गए दोस्तों 65।
और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 40 और 5 कितने हो गए 45। अब दोस्तों यहाँ पे हम इनको थोड़ा रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखो 5 से दोनों चीजें कट पा रही हैं, तो ये तो कट गया 13 टाइम, यानी कि 13 अनुपात ये कितना हो गया दोस्तों 9 टाइम, यानी कि 13 अनुपात 9। तो हमारा जो ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 13 अनुपात 9, जो आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर प्रॉपर विजिबल है। ठीक है ना दोस्तों, ये बात आई होप दैट आप समझ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों, बस उसको थोड़ा गौर से आपको इवेल्युएट करना होता है, समझना होता है, फिर उसके बाद में आप हर एक क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, तो ये है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। बिल्कुल आसान और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये एसएससी जो सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एल्जेब्रा का क्वेश्चन है, जहां पे कहा गया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4 यदि आपको गिवन है तो आपको बताना है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान कितना होगा। ठीक है ना दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसका मान निकालने के लिए दोस्तों आपको एक तो चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान चाहिए, इसके अलावा हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान चाहिए। और ये जब आप निकाल चुके होंगे तो इसमें दोस्तों x प्लस 1/x का मान आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो आपके पास x क्यूब प्लस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान आसानी से कैलकुलेट कर जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें अलग अलग वैल्यूज निकालने होंगे। ठीक है ना, तो यदि मैं कहूं कि सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि यदि आपको x प्लस 1/x गिवन है कितना 4, और यदि हमें इससे निकालना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें निकालनी होती है तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 कितना हो गया दोस्तों 14। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की 14। ये बात आपको क्लियर है क्या? उसके बाद में हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये है आपके पास तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान दोस्तों किसके बराबर होगा, तो मैंने आपको सिखाया था कि बी क्यूब माइनस 3b होता है, तो बी क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 3b मतलब 12। ठीक है ना, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, 4 में से 2 घटाया 2, 6 में से 1 घटाया 5, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 52 आ गई। ठीक है ना, तो ये सेकंड वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। और दोस्तों सीधा सीधा आपको x प्लस 1/x का मान क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगर मैं फॉर्मूले के अंदर फिट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फॉर्मूले के अंदर इस क्वेश्चन को फिट करता हूं तो फॉर्मूला क्या है हमारा कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये दोस्तों बराबर होगा किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, उसके बाद में इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और उसके बाद में हम लास्ट में माइनस करेंगे x प्लस 1/x से। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो x की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दोस्तों हमने क्वेश्चन में कितना निकाला 14, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 14 इंटू उसके बाद में एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान अभी हमने कितना कैलकुलेट किया 52, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 52, और जो भी आता है उसमें से हम घटा देंगे। x प्लस 1/x का मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है दोस्तों 4, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 4। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 14 को 2 से गुणा करेंगे 28 बच गया 2, 14 को 5 से गुणा करेंगे 70, 70 और 2 कितना हो गया 72, इसमें से मुझे घटाना है कितना 4, तो हमारे पास जो आंसर बना वो कितना बना दोस्तों 724, यानी कि हम ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कितना बनेगा 724। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 724 गिवन है, ऑप्शन नंबर सी में आपको बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार तरीका है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। मैं पिछले लगातार पेपर्स के अंदर इन चीजों के बारे में आपके साथ में डिस्कस करते आ रहा हूं कि यदि x प्लस एक्स ये है तो स्क्वायर का मान क्या होगा, क्यूब का मान क्या होगा, तो आप एक बार उन वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपका ये जो बेसिक फंडा है ये यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाने
और उसकी चौड़ाई मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। ठीक है ना, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों और मजा आएगा इस क्वेश्चन को जब आप खुद सॉल्व करने बैठोगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम दो रेक्टेंगल्स की रचना करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान मेथड में आपको बताऊंगा, किसी भी प्रकार से आपको पजल नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है ना, बिल्कुल आसान और बिल्कुल शानदार मेथड में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो मैं दो रेक्टेंगल की रचना करता हूं। ठीक है ना, दो रेक्टेंगल्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक रेक्टेंगल हमने ये बनाया और एक रेक्टेंगल हम और बना लेते हैं। ठीक है ना, एक रेक्टेंगल हमने ये ड्रॉ कर लिया। हमने कुल मिला के दो रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद में देखो क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार आप चलते जाएं। क्वेश्चन में ये कहा गया है दोस्तों कि ये आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाने, लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पहले डायग्राम की। तो पहले डायग्राम के लिए हमें पता नहीं है, हम नाम दे देते हैं इसको ए बी सी और डी, और इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू आर और एस। ये हमारे पास दो रेक्टेंगल हैं। ठीक है ना, अब क्या किया गया है, लंबाई को 3 गुना बढ़ाया गया है। इसका मतलब ओरिजिनल लंबाई हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि माना इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसको कितना बढ़ा दिया गया है दोस्तों, 3 गुना कर दिया गया है। मतलब 1 से कितना कर दिया गया है, 3 गुना कर दिया है, मतलब 3 सेंटीमीटर कर दिया गया है। अब इसने ये भी कहा है साथ के अंदर कि उसकी चौड़ाई मूल चौड़ाई से आधी कर दी गई है। तो हमें पता नहीं है कि पहले इसकी चौड़ाई कितनी थी, तो ये इसकी बीड्थ होगी। इसकी बीड्थ में मान लेता हूं कि 2 सेंटीमीटर, ये मैंने माना है। ठीक है ना, तो इसकी बीड्थ कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी बीड्थ हो जाएगी इसकी आधी, मतलब कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। ठीक है ना, मैंने सीधा एज्यूम कर लिया, आप भी एज्यूम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप 1 मानो 2 मानो, आप कुछ भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो, एज इट इज, जो भी आपको इजी लगे। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, तो अगर मैं दोस्तों एरिया की बात करता हूं क्षेत्रफल की, तो जब भी आप जानते हो कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होता है। तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूं कि इसका जो हमारे पास एरिया है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो एक तरफ तो मैं रख देता हूं अपने पास जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है। ठीक है ना, ओरिजिनल जो हमारे पास रेक्टेंगल है वो मैं रख देता हूं, और दूसरा दोस्तों हम रख देते हैं न्यू रेक्टेंगल, यानी कि नया अपने पास जो आयत है वो हम रख देते हैं। ठीक है ना, दो आयत हमने रख दिए। अब पहले के लिए अगर मैं एरिया काउंट करता हूं दोस्तों, तो पहले के लिए लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो यदि मैं 1 को गुणा कर दूं 2 से, तो मेरे पास ओरिजिनल जो हमारे पास जो मेन रेक्टेंगल था उसका एरिया निकल के आ जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं न्यू रेक्टेंगल की, तो न्यू रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, 3, और विड्थ कितनी होगी, 1। तो 3 को यदि मैंने 1 से गुणा कर दिया, 3 को यदि मैंने 1 से गुणा कर दिया, तो ये हमारे पास न्यू रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अब हम यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 हो गया। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास एरिया निकल के आया दोस्तों, जो क्षेत्रफल निकल के आया, वो किस अनुपात में होगा, 2:3 के अनुपात में होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 2:3, जो आपको कौन से ऑप्शन के अंदर प्रॉपर तरीके से दिख रहा है दोस्तों, 2:3, ऑप्शन नंबर बी के अंदर शो हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से आप सोल्व आउट कर सकते हो। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिना टाइम खराब किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने एक अलजेब्रा का फ्रैक्शन है दोस्तों, कि यदि x माइनस 1/x बराबर 5 हो, लेकिन x का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा आप खोज ले सकते हो। तो आपको वैल्यू निकालनी है x की पावर 6 माइनस 5x की पावर क्यूब माइनस 1/x की पावर 6 प्लस 7x क्यूब माइनस 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, गौर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ताकि अपकमिंग जो भी आपका एग्जाम है उसको आप बेहतरीन तरीके से इवैल्यूएट कर सको, उसको क्रैक कर सको। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर वैल्यू पुटिंग मेथड की मैं बात करता हूं, तो अगर आपको x की कोई ऐसी वैल्यू दिमाग के अंदर चल रही है ताकि ये इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर दे, x की कोई ऐसी वैल्यू रखिए कि x माइनस 1/x, यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखूं तो बराबर 5 आ जाए, तो ऐसी वैल्यूज दोस्तों दिमाग के अंदर हमारे नहीं चल रही,
क्योंकि अगर x की वैल्यू में 0 से बड़ी रखूंगा, 1 रखूंगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 में से 1/2 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 2 में से आधा घटा देंगे तो भी अपने पास ये 5 नहीं आने वाला। अब दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा वो चीज देखिए, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं मैं। यदि आपके पास x - 1/x बराबर आपके पास दोस्तों कितना दिया हुआ है 5, तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि x³ - 1/x³ का मान क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले एक बार ये फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद में मैं बताता हूं कि हमने x³ - 1/x³ की वैल्यू ही क्यों फाइंड आउट की। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा यहां पे जब हम बात करेंगे तो इसको मैंने लिखा कि b³ - 3b इंटू दोनों पदों का गुणा, ठीक है ना, दोनों पदों का गुणा और वो भी दोस्तों चिन्ह सहित, ठीक है ना, दोनों पदों का गुणा और वो भी हम लेंगे दोस्तों कैसे, चिन्ह सहित हम लेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, बहुत ही शानदार पॉइंट है और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैंने कहा कि x - 1/x बराबर 5 है या b है, तो x³ - 1/x³ का मान किसके बराबर होगा दोस्तों, ये होता है b³ - 3b, ठीक है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूं इसको हम लिखेंगे दोस्तों क्या कि b³ - 3b, b³ - 3b इंटू दोनों पदों का गुणा वो भी चिन्ह सहित। ये मैं बार बार बताते आ रहा हूं आपको, हर एक पेपर के अंदर लगभग अलजेब्रा से क्वेश्चन हमने दिए हैं और सारे के सारे क्वेश्चनों में हम इसी प्रकार से सॉल्व आउट करते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, b³ का क्यूब मतलब 5 का क्यूब हम यहाँ पे रखेंगे, 5 का क्यूब क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास 5 है, -3 इंटू b का मान कितना है 5 इंटू दोनों पदों का गुणा और वो भी चिन्ह सहित। पहला पद क्या है दोस्तों x, पहला पद क्या है x इंटू दूसरा पद क्या है 1/x, लेकिन ये किसका है दोस्तों, माइनस का है। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है चिन्ह सहित, तो फर्स्ट टर्म आपके पास x है, सेकंड टर्म आपके पास -1/x है। अब यहां से दोस्तों ध्यान दीजिएगा x से x कैंसिल हुआ तो मुझे बताओ 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 का क्यूब 125 माइनस, अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, तो 125 में जब आप 15 जोड़ रहे होंगे दोस्तों तो आपके पास कितना आएगा 140, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x³ - 1/x³ का मान कितना निकल के आया अपने पास 140 निकल के आ गया। यहां तक बात सभी को क्लियर है क्या, ठीक है। अरे भाई बोल के बताइए कि एक बार ये सारे के सारे कंडीशंस आपके साथ में सही है क्या कि x³ - 1/x³ का मान कितना निकाला हमने 140। अब क्यों निकाला उसके ऊपर गौर कीजिएगा, ठीक है ना, क्यों निकाला उसके ऊपर गौर कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों x⁻6 - 5x³ - 1, ठीक है। एक बार मैं इसको इधर इस साइड के अंदर लिख देते हैं, ठीक है ना। जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्चुअल के अंदर ये कह रहा है कि क्वेश्चन आपके पास है x⁻6 माइनस उसके बाद में दिया हुआ है 5x³, उसके बाद में क्या दिया हुआ है माइनस का 1 अपॉन x⁻6 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है आपको 7x³ माइनस का 1, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। ध्यान दीजिए x⁻6 - 5x³ - 1, x⁻6 + 7x³ - 1, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए जो हमने वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, अभी अभी जस्ट जब हमने वैल्यू कैलकुलेट की x³ - 1/x³ की, तो आप इसको इस प्रकार से बनाइए, इसको इस प्रकार से डेवलप कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके सभी पदों में यानी कि सभी पदों में x³ का भाग देने पर, x³ का भाग देने पर अगर मैं इसके सारे टर्म्स के अंदर x³ का भाग दे दिया जाए, ठीक है ना, x³ का यदि भाग दे दिया जाए दोस्तों, तो इसमें यदि मैं x³ का भाग दूंगा तो ये क्या बनेगा x⁻3, इसमें मैं यदि x³ का भाग दूंगा तो ये बनेगा 5, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x³ हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाले टर्म के अंदर भी x³ का भाग देता हूं तो x⁻6 में x³ का भाग देंगे तो x³ बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा 7 बचेगा, और माइनस ये क्या बन जाएगा 1/x³ बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा दोस्तों हमने इसलिए किया है ताकि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने में थोड़ा बहुत हमें आसानी हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है x³, अच्छा इसे माइनस के x³ को मैं इसके पास में लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में माइनस का 5 यहाँ पे मैं लगा दूंगा, इस डिवाइडेड बाई
ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि एक्स क्यूब, अब ये माइनस का है तो मैं इसको जस्ट इसके पास में लिख दूंगा, इससे कोई वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। अब दोस्तों हमने ये वैल्यूज निकाल चुके हैं, ठीक है ना, ये वैल्यूज हम देखो यहाँ पे निकाल चुके हैं 140। तो अब ये 140 में यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है ना, 140 में यहाँ पे पुट करता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा 140 और ये माइनस का 5 डिवाइडेड बाई इसका मान है 140 प्लस का 7। अब ध्यान दीजिएगा 140 में से 5 घटाएंगे तो अपने पास आएगा 135 और 140 में 7 जोड़ देंगे तो आएगा 147। और जब ये दोनों चीजें दोस्तों 3 से बिल्कुल कट रही हैं तो यहाँ से जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 पंज 15 और ये कट जाएगा दोस्तों 3 चौके 12 3 नाम 27, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो कितना बना दोस्तों 45/49, यानी कि 45/49। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में प्रॉपर विजिबल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको दिया हुआ है 45/49। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको सिचुएशंस ऐसी बनानी होंगी, या तो आप स्क्वायर के अंदर बनाए या क्यूब के अंदर बनाए, और ऐसी कंडीशन हमेशा बनेगी जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन निकालेंगे तो इस प्रकार की कंडीशन हमेशा रिप्रेजेंट करेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसी कोई वैल्यू दिमाग में नहीं आ रही है ताकि हम x - 1/x बराबर 5 रखें तो कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो उसके लिए आपको इस प्रकार की प्रोसेस है, ये देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन दोस्तों जब आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे इस प्रकार के तो हैबिट बन जाएगी, और ये माइंड की कैलकुलेशन है सारी की सारी, ठीक है ना, ये पूरा की पूरा जो कैलकुलेशन होगा वो सिर्फ माइंड में होगा, कैलकुलेशन सिर्फ आपको इतनी सी करनी है, हालात ऐसे बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सारे के सारे दोस्तों मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को आप करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आप एसएससी का कोई एग्जाम दोगे या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि 16x² + y² बराबर 48 एंड xy बराबर 2 हो, लेकिन x और y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन इसने दे दी कि x और y का मान 0 से क्या होना चाहिए दोस्तों, बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो आपको वैल्यू निकालनी है, 64x³ + y³ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब किस प्रकार से करेंगे वो चीज देखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वो चीज है कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 16x² प्लस वाई स्क्वायर, 16x² प्लस y² की वैल्यू किसके बराबर दी गई है दोस्तों, ये दी गई है 48 के बराबर दी गई है, और हमें एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, 2 के बराबर दी गई है। तो दोस्तों कोई ऐसी वैल्यू एक्स और वाई की आप एज्यूम कीजिए ताकि ये दोनों जो अपने पास इक्वेशन है ये दोनों की दोनों हमारे पास क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। तो क्या ऐसी वैल्यूज दिमाग में आ पा रही है क्या, ठीक है ना। तो अगर हम इंस्टेंट की बात करें तो सडनली ऐसी वैल्यूज हमारे दिमाग में नहीं आ पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 16x², बताओ 16x² का आधा क्या होगा, 16x² का क्या आधा क्या होगा दोस्तों, 4x प्लस, और यदि मैं y² का आधा करूंगा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यानी कि y² में से एक y यहाँ पे ले लिया, और 16x² में से 16 का आधा किया 4, और x² में से एक x यहाँ पे ले लिया। तो दोस्तों जब मैं 4x प्लस y का स्क्वायर कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 16x² प्लस y² और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 8xy हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। गौर कीजिएगा हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 16 का हाफ किया मैंने 4, और x² में से एक x यहाँ पे ले लिया, y² का हाफ किया यानी कि y² में से एक y यहाँ पे ले लिया, और मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो जब आप इसको ओपन कर रहे होंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ रही होंगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब बिल्कुल आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बिना टाइम खराब किए। तो ध्यान दीजिएगा, हमें वैल्यूज क्या दी गई है दोस्तों, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 48, तो इसकी जगह मैं 48 रख देता हूं, प्लस उसके बाद में देखिए xy की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो 8 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर 48 में मैं 16 जोड़ देता हूं तो अपने पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 64। ये वैल्यू हमारे पास इसकी आई है, ठीक है ना, समझ पाए इस चीज को कि 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर किसके हो गया, 64 के। तो दोस्तों हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, सिर्फ 4x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा दोस्तों, अंडर रूट
बन जाएगा। और मुझे बताओ 64 का अंडर रूट कितना होता है 8। तो हम ये कह सकते हैं कि 4x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, हमारे पास निकल करके 8 निकल के आ गई। ठीक है, यहां तक हमने बिल्कुल आसान तरीके से इसको कैलकुलेट कर लिया कि 4x प्लस वाई का मान हमारे पास कितना निकल के आया दोस्तों, 8 निकल के आ गया। अब आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये सोच के चलना है कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है 64x क्यूब, तो 4 का मैं ऐसा क्या करूं कि 64 बन जाए, मतलब मुझे क्यूब करना होगा। x की मैं ऐसी क्या करूं कि यहाँ पे 3 आ जाए, तो इसका मतलब मुझे क्यूब करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास दोस्तों वैल्यू निकल के आई है कि 4x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या निकल के आया है 8। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्यूब करने पर, ठीक है ना, क्योंकि क्यूब करेंगे तो दोनों ओर क्यूब करने पर दोस्तों हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी कि अगर मैं 4x प्लस वाई का क्यूब कर दूं और यदि इस साइड में मैं 8 का क्यूब कर दूं तो इसकी वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक चीज मुझे बताओ कि जब आपने पढ़ा कि a प्लस बी का होल क्यूब, ये दोस्तों किसके बराबर होता है, a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस उसके बाद में 3ab और लास्ट में a प्लस बी और ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला हुआ करता था अलजेब्रा का। तो ये सिचुएशन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 4x का हमें क्यूब करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 64x क्यूब हो जाएगा, प्लस दूसरी संख्या का क्यूब y का क्यूब कितना हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 4x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है y। ठीक है ना, और उसके बाद में आ जाएगा 4x प्लस वाई एज इट इज अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 64x क्यूब प्लस ये हो जाएगा y क्यूब प्लस, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे हमने कहा 4 और 3 एक्स वाई है यहाँ पे, ठीक है ना, 4x और ये y हो गया। अब ध्यान दीजिएगा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, क्वेश्चन के अंदर 2 दी हुई है। तो 4 तिया 12 और 12 दूना 24, ठीक है ना, 4 तिया 12 और 12 दूना 24। और बताओ 4x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 8, ये मैंने 8 यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस उसके बाद में कितना हो जाएगा, ये 8 चौके 32 बच गया 3, 8 दूनी 16 और 3 192। ये वैल्यू हमारे पास दोस्तों किसकी निकल के आई है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज और साथ में आप अपोजिट के अंदर भी करते चले तो 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 512, कितना होता है 512। तो यहाँ पर भी हम 512 रखेंगे और यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे 512 रखेंगे। अब दोस्तों हमारे पास देखो हालात ये बन गए हैं, ठीक है ना, हमारे पास क्वेश्चन की जो सिचुएशन है वो अब ये बन गई है। तो यहाँ से मुझे सिर्फ ये निकालना है, तो ये मैं किस प्रकार से निकालूंगा तो वो चीज देखिएगा, इस प्रकार की वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो हमारे पास है 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 192 इधर आकर के घटाना पड़ेगा। तो 512 में से यदि हम घटा देंगे 192 तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा 2 में से 2 गया 0, 11 में से 9 गया 2 और इधर क्या बच गया दोस्तों 4, 4 में से 1 गया 3, यानी कि हमारा जो आंसर बना दोस्तों वो क्या बन गया 320। ठीक है ना, हमारा जो राइट आंसर बना वो क्या बन गया 320, जो कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में आपको गिवन है। थोड़ा कैलकुलेटिव है दोस्तों, लेकिन जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार तरीके से आप इवेल्युएट कर रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार और मजेदार तरीके के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जहां पे कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी एसी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि एंगल एडीई बराबर होगा एंगल बी के, और एडी बीडी और बीसी की मेजरमेंट आपको दी गई है और डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है ना, मैं आपको पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझाता हूँ कि सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर दोस्तों आपको क्या कहा गया है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें एक लाइन और बनाई गई है, ठीक है ना, तो एक लाइन और बना लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं वन लाइन। ठीक है, ये डी और ई कोई पॉइंट है, ये मान लेते हैं कि हम डी और ई हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है ना, चलो अब ध्यान दीजिएगा, एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल है, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया और ये ई पॉइंट हो गया। ध्यान रखें क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है दोस्तों कि डी और ई ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं कहा गया है। अगर मिड पॉइंट कहता तो जस्ट ये इसकी आधी हो जाती, लेकिन क्वेश्चन में मिड पॉइंट नहीं कहा गया है, तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। क्लियर है, त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि कौन एंगल ए डी ई, यानी कि ए डी ई ये जो एंगल है दोस्तों और ये जो एंगल है एंगल बी, ये दोनों क्या है दोस्तों बराबर है।
ये दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये थीटा है दोस्तों, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहां तक बात सभी को क्लियर है, दोनों एंगल बराबर हैं एक दूसरे के। तो अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दो ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। एक ट्राइंगल्स आपके पास ये वाला बन रहा है एंगल ए, त्रिभुज ए डी ई, और दूसरा त्रिभुज आपके पास ये बन रहा है ए बी सी, ठीक है ना। दो त्रिभुज आपके साथ बन रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक बार फिर से दो डायग्राम्स, इन दोनों डायग्राम्स को मैं अलग अलग कर देता हूं और फिर मैं आपको बेहतरीन तरीके से इसको समझा पाता हूं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दो डायग्राम हम बना पाते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, फिर से मैं जो दो डायग्राम्स है वो ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं, तो एक ट्राइंगल्स हम लेंगे छोटा और एक ट्राइंगल्स हम लेंगे बड़ा। तो एक ट्राइंगल्स तो हमने ले लिया ये छोटा वाला, और एक ट्राइंगल दोस्तों हम ले लेते हैं बड़े वाला, ठीक है ना। एक ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं बड़े वाला, और दोनों से मैं आपको क्लियर करके बताता हूं कि वास्तव में इसकी जो पोजीशंस हैं वो क्या होंगी और किस प्रकार से हम इन चीजों को बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये दो डायग्राम हो गए, यानी कि मैंने इन दो डायग्राम्स को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। ऊपर वाले को अलग कर दिया। अगर ऊपर वाले को नाम लेता हूं तो ए डी ई, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको मैं नाम दे देता हूं डी, और इसको मैं नाम दे देता हूं ई। और दूसरा जो डायग्राम बड़े वाला जो हमारे पास है, ठीक है ना, ये जो बड़े वाला है इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, ठीक है ना। पूरा ए बी सी इसको हम नाम दे देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। हमने क्या किया है, जो हमारे पास ये ओरिजिनल ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट अपना ये वाला छोटे वाला पार्ट, और एक पार्ट ये अपने पास बड़े वाला पार्ट, ठीक है ना। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पे मेजरमेंट लिखता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको यह बताया गया है दोस्तों कि एंगल ए, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों की बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों के अंदर काम आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना, कॉमन हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इस एंगल की और इस एंगल की अगर मैं बात करता हूं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये दो एंगल बराबर हैं, तो इसका मतलब ये जो तीसरे वाला जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली ये भी तो बराबर होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस तीसरे एंगल की बात करता हूं, तो ये जो तीसरा एंगल है ना दोस्तों, ये भी बराबर होगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोस्तों आपस में बराबर होंगे। तो दोस्तों जब ये तीन एंगल आपस में बराबर हो गए, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो त्रिभुज आपके पास ए डी ई है वो समरूप होगा दोस्तों किसके, ट्रायंगल ए बी सी के समरूप होगा। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं दोस्तों, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं ये कह सकता हूं कि एडी भुजा है, कि एडी भुजा और दोस्तों इसकी भुजा कौन सी होगी, ए बी भुजा, इन दोनों का अनुपात दोस्तों बराबर होगा किसके, इस भुजा यानी कि डीई और किसके बराबर होगा दोस्तों, बीसी के बराबर होगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और दोस्तों जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो हम यहाँ पे गौर कीजिएगा, आप इस क्वेश्चन के अंदर गौर कीजिएगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है। तो गौर कीजिएगा, एडी की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ये हमारे को 7 सेंटीमीटर गिवन है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं बीडी की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। और दोस्तों बीसी ये जो पूरा है ये कितना है, 9 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, डीई की वैल्यू हमें निकालनी है, कुल मिला के इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, इस ट्रायंगल के ऊपर अगर आता हूं, तो ट्रायंगल के अनुसार देखिए, ट्रायंगल के अनुसार जो हमें वैल्यू लिखनी होती है दोस्तों, वो वैल्यू क्या लिखनी होती है, गौर कीजिएगा।
अगर मैं यहाँ पे एडी की वैल्यू लिखता हूं तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में एडी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकता हूं क्या, कि ये तो हो गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा उसके बाद में मुझे बताओ एडी अगर 7 सेंटीमीटर है तो पूरी एबी की माप कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं पूरी एबी की माप लेना चाहूं दोस्तों, ठीक है ना, अगर मैं पूरा एबी की माप लेना चाहूं मैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा एबी की माप क्या होगी, ठीक है ना। अगर एबी की माप की बात करते हैं तो एबी की माप 7 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। ये पूरा एबी का माप हो जाएगा। अब इस एबी का जो माप हमने निकाला है, ठीक है ना, इस एबी के माप को आप यहाँ पे पुट कीजिए दोस्तों। तो मुझे बताओ ये पूरा जो एबी है ये कितना हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 12 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ज्ञात कीजिए, यहाँ पे बीसी की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये जो बीसी की वैल्यू है ये कितना है, 9 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर डीई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब कुल मिला के हमें ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर इसको जमाता हूं, अरेंज करता हूं, तो एडी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड बाय एबी की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर बराबर। अब ध्यान दीजिएगा डीई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो मैं डीई को एज इट इज लिख लेता हूं, इज डिवाइडेड बाय बीसी की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ये 3 तिया 9 और 3 चौके 12, यानी कि अगर हमें डीई की वैल्यू चाहिए, डीई की वैल्यू चाहिए तो 7 को 21 3 से गुणा करेंगे 21 और 21 में 4 का भाग देंगे दोस्तों, तो आपके पास राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा 5.25। कितना आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। 5.25 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, जो कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है 5.25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आई होप दैट आपको समझ में आए होंगे बेहतरीन तरीके से, बार बार इन पे प्रैक्टिस करना है बहुत ही शानदार तरीके से। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स डिजायर स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रोत्साहन मिल सके और हमें भी आगे मेहनत करने में बहुत ही ज्यादा मजा आए, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में क्लास को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।